सो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जे नॉलेज। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का ये वीडियो भले ही देर से बन रहा है पर आपके लिए बेहद ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के क्लास 10th केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 6 के 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के गेस्ट प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको इस सभी चैप्टर के यानी केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर इन सब चैप्टर का निचोड़ लेकर आए हैं। यानी इनमें जितने भी गेस्ट प्रश्न बन रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सबको आपके लिए लेकर आए हैं। तो यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो समझिए आपका केमिस्ट्री में 90+ मार्क्स आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया क्या, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र यानी क्लास 10th के केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के यहाँ पर लिखा गया। ये सबसे बड़ी बात देखिए, 280+ प्रश्नों का महामैराथन होने वाला है। यानी इस वीडियो में आपको 280+ प्रश्न इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं कि कितने बड़ा वीडियो होने वाला है। तो आप टेंशन मत लीजिए, वीडियो भले ही थोड़ी बड़ी होगी पर इस वीडियो में आपको पूरा निचोड़ मिल जाएगा। ठीक है, 1 घंटे यदि आप इसको शिद्दत से देख लेते हैं तो आपका एग्जाम भी बहुत अच्छे से जाने वाला है। देखिए आप नीचे लिखा गया है, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम की दृष्टि से तैयार किया गया संपूर्ण अध्याय का गेस्ट प्रश्न यानी 6 के 6 चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें मिलेंगे। और इस वीडियो में आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, वीडियो में एंड तक बने रहिए। एक भी प्रश्न इसका आपको छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न का महत्व आप जानते होंगे, 1 नंबर का होता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आयद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ए टू जे नॉलेज। तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप जानते हैं इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और यदि यह वीडियो आपको पसंद पड़े तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हम लोग मोटिवेट होते रहते हैं। और आप जानते हैं इस तरह के 1 घंटे का 2 घंटे का वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता होगा, तो आपके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं। इसमें कोई कंजूसी ना करें, और लाइक में सब्सक्राइब करने में आपको कोई भी रुपया नहीं लगता है, इसलिए इसे जरूर करें। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने 1 नंबर प्रश्न आ चुका है। 1 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं। चलिए इसका आंसर बताते हैं। चूंकि ये सब प्रश्न ऑब्जेक्टिव, इसलिए हम इसे केवल देखते जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि इसका रिवीजन भी आप करते जाए तो क्या किसी इस वीडियो को अभी पॉज करिए, इसका आंसर सोचिए तो फिर से चलाकर देखिए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अभिकारक। ठीक है, तो ये क्या आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में क्या कर रहा है। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बन जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बाद उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिफल कहा जाते हैं। 2 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता नहीं है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट से आपको बताते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा वायु का अवशोषण। ठीक है, यानी 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या कर रहा है, 2 पदार्थों के बीच परमाणुओं के पुनर्संगठन को क्या कहा जाता है। 2 पदार्थों के बीच परमाणुओं के पुनर्संगठन को क्या कहा जाता है। चलिए इसका आंसर सही से बताते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उभय विस्थापन अभिक्रिया, यानी 4 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है 5 नंबर में, निम्नलिखित में कौन संतुलित नहीं है, यानी इसमें सबको बताना है कौन संतुलित नहीं है। इसके आंसर चलिए आप आपको करके देख लीजिएगा, यहाँ केवल बताया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। ये जो समीकरण है आपको संतुलित नहीं है, यानी 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में क्या कर रहा है, C+O2 ये रिएक्शन करके क्या बना रहा है? CO2। पूछ रहा है यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसके आंसर आपको बताते हैं क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। यानी देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिल जा रहा है, मिलकर CO2 क्या हो रहा है? संयोजन कर रहा है, यानी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या कर रहा है, निम्न में कौन संयोजन अभिक्रिया नहीं है। अब संयोजन अभिक्रिया इसमें कौन नहीं है। देखिए यहाँ पे ये दोनों मिलकर बना रहा है, यहाँ पे भी 2 मिलकर बना रहा है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो टूट रहा है ये तो संयोजन नहीं हो सकता, यानी 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। CaCO3 अभिक्रिया करके बना रहा है CaO + CO2, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, CaCO3 ये रिएक्शन करके बना CaO + CO2। ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया हो रही है ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, चलिए बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया, यानी 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वियोजन अभिक्रिया नहीं है। पूछा गया है निम्न में से कौन सी वियोजन अभिक्रिया नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा फटाफट देख लीजिए, C+O2 रिएक्शन करके बनाएगा CO2, यानी 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, Fe + CuSO4 ये रिएक्शन क्या बना रहा है, FeSO4 + Cu। पूछा गया कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाता है। देखिए आप क्या हो रहा है, Fe जो है SO4 जो है Fe से रिएक्शन जुड़ जा रहा है और Cu बाहर निकल, यानी दोनों विस्थापित हो जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। जो अभिक्रिया वो कैसे अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, यानी 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 11 नंबर में, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। पूछा गया है निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका आंसर क्या, चलिए आपको बताते हैं क्या, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए, Zn + CuSO4 रिएक्शन करके बनाएगा ZnSO4 + Cu। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा।
इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाना कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि केवल बताते ही जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा इसको डिटेल में और बताएंगे तो सब्जेक्टिव वाला वीडियो हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाला थी, इसको ऑब्जेक्टिव की तरह हम लोग देखते चलेंगे, रिवीजन करते जाएंगे और फटाफट देखते चलेंगे। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर देखते हैं, 12 नंबर में। चलिए देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्या कर रहा है, FeS प्लस H2SO4, ये रिएक्शन का क्या बना रहा है, FeSO प्लस H2S। किस प्रकार की अभिक्रिया, चाहते हैं कि जितने भी अभिक्रिया है ये समझ में आपको नहीं आ रहे, चाहते हैं इसकी अभिक्रिया का एक अलग से वीडियो आपको बना के दे दिया जाए, तो कमेंट करना। यदि आप कमेंट नहीं करते हैं, यदि आप कमेंट करेंगे तो हम लोग पक्का से पक्का कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द प्रयास करेंगे इसका वीडियो बनाने की। तो यदि आप कमेंट करते हैं कि इसका वीडियो बनाया जाए तो हम लोग वीडियो बना देंगे, रिएक्शन में आपका एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए इसको देखते क्या कर रहा है 12 नंबर में, FeS प्लस H2SO4 रिएक्शन करके बना रहा है, FeSO प्लस H2S। किस प्रकार की अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया जो हो रही है, यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। चलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा बताते हैं, इसके आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी भारत का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 13 नंबर में, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया है, यानी उभय विस्थापन अभिक्रिया आपको बताना है इनमें से कौन है। तो चलिए इसके आंसर आपको सही से बताते हैं क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा CuSO4 प्लस H2S। ये अभिक्रिया क्या आएगा, CuS प्लस H2SO4, यानी 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 नंबर क्या पूछा है, सोडियम क्लोराइड के विलयन में AgNO3 का विलयन मिलाने पर कौन अभिक्रिया होता है। क्या पूछा गया है, सोडियम क्लोराइड के विलयन में AgNO3 का विलयन मिलाने पर कौन अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर क्या बताते हैं, इसके आंसर हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। ठीक है, यानी 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, NaCl प्लस AgNO3, ये रिएक्शन क्या बना रहा है, AgCl प्लस NaNO3। किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी ये जो अभिक्रिया हो रही है या किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो इसका आंसर चलिए आपको क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी 15 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है NaCl प्लस AgNO3, ये रिएक्शन क्या करना है, AgCl प्लस NaNO3 किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है 16 का। तो 16 का आपका क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी अवक्षेपण अभिक्रिया, ये भी अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा, यानी 16 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नाभिकीय अभिक्रिया में निम्न में कौन भाग लेता है, यानी जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है उनमें कौन भाग लेता है आपको बताना है। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 17 का आपका सी सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन जो है वो भाग लेता है, यानी 17 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यहाँ पर 17 का आपका सी सही हो जाएगा। तो देखते हैं 18 प्रश्न क्या पूछा गया है, दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से नए पदार्थ का निर्माण किस प्रकार की क्रिया, जब दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं तो कौन सा अभिक्रिया बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप जानते हो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। इसको आप रिवीजन के तौर पर देखते चलिए फटाफट, यानी 18 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें 19 नंबर, निम्न में कौन साथ साथ होने वाले दो अभिक्रियाओं को निरूपित करता है। ठीक है, निम्न में कौन साथ साथ होने वाले दो अभिक्रियाओं को निरूपित करता है। तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 19 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी 19 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसको आप देखते जाइए फटाफट। अब इस यदि आप इस सब देखने में मजा नहीं आ रहा है तो समझिए आप बेकार के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न आप बहुत पहले याद कर चुके हैं, हम यहाँ पे क्या आपको केवल रिवीजन कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप फटाफट इसको देखते चलिए और एंड तक देखते जाइए, क्योंकि यदि आप एक बार इसको देख लेते हैं तो आपको परीक्षा के लिए दूसरे भी क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं है, इसी से आपका काम चल जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं 20वें प्रश्न में क्या पूछा गया है। 20वां प्रश्न पूछ रहा है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का आदान प्रदान किस अभिक्रिया में होता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में आया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है इस अभिक्रिया में, ये कैसी अभिक्रिया इसको आ जाती है, क्या करिएगा आप, तो इसके आंसर चलिए बताते हैं क्या 20 के एक में क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी 20 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दो बिलियनों को मिलने से प्राप्त ठोस प्रतिफल क्या कहलाता है। सॉरी यहाँ पे को लिखना चाहिए, लो लिखा गया, सॉरी कोई बात नहीं है। 2 बिलियनों को मिलने से प्राप्त है ठोस प्रतिफल क्या कहलाता है। ठीक है, तो आपका 21 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अवक्षेप कहलाता है, यानी 21 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखते हैं 22वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, पूछा गया श्वसन कैसी अभिक्रिया है, जो हम लोग श्वास लेते हैं श्वसन की जो अभिक्रिया चलती है वो कैसी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, यानी 22 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्म पर निम्न में किसकी परत चढ़ाई जाती है। जो फोटोग्राफी होती है उसमें किस परत, कैसी परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो AgBr, ध्यान से देख लीजिए, 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, HCl प्लस NaOH, ये अभिक्रिया क्या बताते हैं, NaCl प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया। आप लोग जानते हैं कि अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या लवण प्लस जल बनाते हैं, कैसी अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, यानी 24 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी 24 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। पूछा गया एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, 25 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गलती से शायद ऑक्सीकरण लिखा गया, पर यहाँ पे ऑक्सीकरण ना होकर क्या होना चाहिए,
यहाँ पर ऑक्सीकरण नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए प्रोपेन या ब्यूटेन। सॉरी टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, होता रहता है क्योंकि टाइपिंग है, टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे लिखा गया है ऑप्शन में मीथेन, एथेन और यहाँ पर नीचे सभी लिखा है, पर यहाँ पर आपको ऑप्शन में होना चाहिए क्या, यहाँ पर ऑप्शन में होना चाहिए प्रोपेन या ब्यूटेन, ठीक है। क्योंकि एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है वो ब्यूटेन या प्रोपेन होता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा एलपीजी का मुख्य घटक क्या होगा, प्रोपेन या ब्यूटेन होगा। तो चलिए 25 नंबर हो गया, 26 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। C+O2 मिलकर क्या CO2 प्लस उष्मा दे रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया है, यानी ये अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सभी। ये संयोजन अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ये तीनों अभिक्रिया ये है, ठीक है। तो यहाँ 26 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखते हैं 27 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। रासायनिक समीकरणों को व्यक्त किया जाता है, रासायनिक समीकरणों को व्यक्त किया जाता है, तो आप जानते होंगे, तो बताइए संकेतों के द्वारा कि अनुसूत्रों के द्वारा, समीकरणों के द्वारा, सरल सूत्रों के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए समीकरणों के द्वारा, यानी 27 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट इसको लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में आप जानते हैं कि बहुत मेहनत लगता है, और आपके एक वीडियो से, एक लाइक से हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं हम लोग मोटिवेट होते हैं। तो लाइक करना ना भूलिए, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को लाभ उठाते रहे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया है, ZnO प्लस सी, ये मिलकर क्या है, Zn प्लस CO किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी जो अभिक्रिया हो रही है ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया, 28 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है, यानी ये जो दिया गया है ऑप्शन 4, इसमें बताना है आपको ऑक्सीकारक कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा O2, ऑक्सीजन है, ठीक है। यानी 29 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है। समीकरण 2Cu प्लस O2 रिएक्शन करके क्या बना रहा है, 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी जो अभिक्रिया हो रही है अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, 30 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर 30 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, जो हम लोग खाना खाते हैं उसका पचना, उसमें कुछ अभिक्रिया होता होगा, वो अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जो अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। 31 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 32 नंबर क्या पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, वो कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के बनता है। आपको ऑप्शन नंबर दिया है मोमबत्ती, किरोसिन, कोयला की मीथेन गैस। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। कोयला जो है बिना ज्वाला के जलता है, 32 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 नंबर। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। पूछा गया है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है, यह किस अभिक्रिया में होता है, यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया में होता है। 33 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्न में कौन कौन अवकारक नहीं है। पूछा गया है निम्न में कौन अवकारक नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, H2 हाइड्रोजन है। 34 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। पूछा गया है रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो 35 के ऑप्शन में चलिए बताते हैं क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, यानी 35 का बी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा एनोडीकरण। इसे क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। पूछा गया निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है। तो इसके आंसर चलिए इसका आंसर बताते हैं क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। अवक्षेपण जो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, अम्ल का पीएच मान होता है, जो अम्ल का पीएच मान जानते हैं क्या होता है, 7 से कम होता है। जो 7 से कम होता है पीएच मान वो अम्ल होता है, यानी 38 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल का स्वाद होता है। अम्ल के स्वाद जो अम्ल जो होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, खट्टा होता है। जो अम्ल होता है वो खट्टा होता है। 39 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण और क्या बनाता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण और क्या बनाता है, क्या बनाता है, H2 बनाता है। यानी 40 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्या बोला है। निम्न में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, निम्न में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो इसके आंसर सही क्या हो जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी आप तीनों होगा। यानी 41 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 41 का बी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्या पूछा है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। पूछा गया कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होना चाहिए। 42 के ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 5 होना चाहिए। चलिए देखिए हो गया। चलिए देखते हैं 43 नंबर सब क्या कर रहा है। 43 नंबर में
तो एसिड शब्द का अर्थ है, पूछा गया है एसिड शब्द का अर्थ है, तो एसिड शब्द का अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है, एसिड का मतलब खट्टा होता है। 43 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अम्ल जल से अभिक्रिया करके क्या देता है, अम्ल जो है जल से अभिक्रिया कर क्या देता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा H प्लस आयन देता है। अम्ल जो होता है वह जल से अभिक्रिया कर H प्लस आयन होता है, और जो भस्म होता है वह जल से क्रिया क्या करता है OH माइनस आयन देता है, पर यहाँ पर अम्ल पूछा गया तो क्या हो जाएगा H प्लस हो जाना चाहिए। तो यहाँ यानी 44 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है, यानी पूछा गया इनमें से कौन प्रबल अम्ल है, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 45 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी, HCl HNO3 H2SO4, 45 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिट्रिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल यानी सिट्रिक जो अम्ल है वह इनमें से किस में पाया जाता है, 46 का ऑप्शन में चलिए बताते हैं क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, यानी नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, कच्चे अंगूर में पाया जाता है, यानी इन तीनों में पाया जाता है, यानी 46 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर्मिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है, जो फॉर्मिक अम्ल होता है वह किस में पाया जाता है, तो लाल चिट्टी में पाया जाता है, 47 का आपका ऑप्शन नंबर सॉरी लाल चिट्टी हो जाना चाहिए, बिच्छू भी हो जाएगा, मक्खी हो जाएगी, तीनों में पाया था, इसमें भी क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, 47 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए पूछा गया है। 43 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 48 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5.6 से कम होना चाहिए, यानी बी हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 49 नंबर में, हमारा शरीर किस पीएच प्रेशर के बीच कार्य करता है, जो हमारा शरीर होता है वह किस पीएच प्रेशर के बीच कार्य करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 49 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7 से 7.8 के बीच काम करता है। ठीक है, चलो देखते हैं 50 नंबर प्रश्न। देखिए हम लोग अब तक 50वां नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इससे पहले 49 क्वेश्चन कर लिए और अभी 280 प्रश्न बाकी है, तो हमारे साथ बने रहिए, आपकी हिम्मत नहीं टूटना चाहिए। चलिए पूछा 50 नंबर में, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में, ठीक है पूछा गया सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, 50 के ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी एस्टिक अम्ल, सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है, 50 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 51 नंबर क्या पता है, क्षारक का पीएच मान होता है, क्षारक का पीएच मान पूछा गया क्या होता है, 51 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 51 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे 51 आपका डी क्या कर रहा है, 7 से कम, क्षारक का पीएच मान जो है 7 से कम होता है। तो देखिए 52 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है, क्षारक का स्वाद निम्न में से कौन है, पूछा गया है क्षारक का स्वाद निम्न में से कौन है, तो क्षारक का स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है। ठीक है, तो 52 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं 53 नंबर प्रश्न, 53 नंबर क्या कर रहा है, क्षारक जल से अभिक्रिया कर क्या देता है, जो क्षारक जो है जो जल से अभिक्रिया के बाद क्या देता है बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, OH माइनस होता है। मैंने अभी बताया अम्ल जो वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्षारक वाला बताए थे, अम्ल जो होता है वो H प्लस देता है और क्षारक जो होता है OH माइनस देता है, यानी आपका ए सही हो जाएगा, 53 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखते हैं 54 नंबर क्या कर रहा है, एल्युमिनियम प्लम्बम व जिंक से अभिक्रिया कर क्या देता है, यानी AlPp और जिंक से अभिक्रिया कर क्या देता है, तो 54 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इस विलियन का पीएच मान है, यानी इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर सही आपको बताते क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8, सी हो जाएगा, 8 होता है, इसका 8 होना चाहिए। तो देखते हैं 56 नंबर में क्या कर रहा है, 56 नंबर में पूछा गया है, अम्लता से पीड़ित व्यक्ति को आप कौन सा उपाय सुझाएंगे, अम्लता से पीड़ित व्यक्ति को आप कौन सा उपाय सुझाएंगे, तो क्या करेंगे, उसे बेकिंग सोडा का उपाय देंगे, यानी 56 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखते हैं 57 नंबर प्रश्न है, बिना चखे आप खट्टे और कड़वे पदार्थों की जांच कैसे करेंगे, बिना चखे आप खट्टे और कड़वे पदार्थ की जांच कैसे करेंगे, 57 में पूछा गया, 57 चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी से, यानी पीपल पत्र से, हल्दी से, मिठाई इन सभी से करेंगे, यानी 57 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिटमस क्या है, पूछा गया है लिटमस क्या है, इसका ऑप्शन क्या है, बैंगनी रंग का रंजक एक सूचक लाइकेन के पौधे, इसका भी हो जाएगा डी नंबर, सभी हो जाएगा, लिटमस जो है इनमें सभी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए कौन प्रयुक्त नहीं है, अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए कौन प्रयुक्त नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिरका जो इनके लिए प्रयुक्त नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया का प्रतिफल क्या होता है, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया का प्रतिफल क्या होता है, तो 60 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लवण और जल होता है, अम्ल और क्षार मिलकर क्या लवण और जल बनाते हैं, 60 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर H2 मुक्त करती है, यानी वो कौन सी धातु जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर H2 मुक्त करती है, 61 का आपका क्या हो जाएगा, सही है 61 का आपका सी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल और अम्ल की अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया, जल और अम्ल की अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 62 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पीएच में पी एक जर्मन शब्द को सूचित करता है, जिसका अर्थ होता है, जो पीएच में जो ये पी है वह किसको सूचित करता है, ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा शक्ति को, यानी 63 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का पीएच मान होता है, हम जानते हैं जल का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान होता है 64 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7 होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे दांतों का इनामेल किससे बना होता है, हमारे दांतों का इनामेल किससे बना होता है, तो 65 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो हमारे दांतों के ऊपर में जो इनामेल होता है, जो हमारी सुरक्षा करता है, किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, 65 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
तो देखते हैं 66 नंबर क्या है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये सही प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, टॉप गेसेस प्रश्न है, इसको आप छोड़ना नहीं है। तो क्या बोला, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में कौन सा पाया जाता है, चलिए इसको बताते हैं। 66 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तो देखते हैं 67, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में आप लोग जानते हैं कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 67 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखते हैं 68वां प्रश्न क्या पूछा है, किसी बिलियन का पीएच मान कैसे बताएंगे। किसी बिलियन का पीएच मान हम कैसे बताएंगे, पूछा गया है। तो चख कर, लिटमस से छूकर किससे बताएंगे, पीएच पेपर से बताएंगे। यानी 68 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 69वां प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्न में से किसका उत्पादन साधारण नमक से नहीं किया जाता है। निम्न में से किसका उत्पादन साधारण नमक से नहीं किया जाता है। इसका आंसर सही से क्या हो जाना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, 69 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते जाइए, अगर जल में हाइड्रोजन आयन किस रूप में रहता है। जल में हाइड्रोजन आयन किस रूप में रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, H3O+, H3O हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। 70 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 71वां प्रश्न क्या कह रहा है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। यानी CaOCl2 को और भी किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्या कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, के व्यंजक चून के सभी। तो क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इन सभी नाम से इसको जाना जाता है। यानी 71 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखते हैं 72 क्या कह रहा है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। वो पूछा गया है उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो हम जानते हैं अम्ल का 7 से कम और क्षार का 7 से अधिक। उदासीन क्या होता है, केवल 7 होता है। यानी आपका 72 का सी हो जाएगा। देखते हैं 73 नंबर प्रश्न, 73 नंबर, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक निम्न में से कौन है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र आपको बताना है। ठीक क्या हो जाएगा, NaCl को सोडियम क्लोराइड लिखा जाता है। 73 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 74 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा निम्न में से कौन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको सूत्र बताना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी Na और ऑक्साइड का OH होता है, NaOH हो जाएगा। यानी 74 का ऑप्शन यहाँ पे सी दिख रहा है, सही हो जाएगा। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है उसके बाद 75 नंबर में, बेकिंग सोडा NaCO3 का रासायनिक नाम क्या है। यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हम और किस किस नाम से जानते होंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, किस खाने का सोडा के सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इन सभी नाम से हम लोग इसको जानते हैं बेकिंग सोडा को। यानी 75 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखते हैं 76 नंबर क्या करा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट निम्न में से कौन है। तो हेमीहाइड्रेट का मतलब कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4, हेमीहाइड्रेट में हाफ H2O यानी CaSO4 हाफ H2O। यहाँ पे दिख रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यही सूत्र होता है। 76 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं 77 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जल का अस्थायी खारापन दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जल का अस्थायी खारापन दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं 77 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। यानी 77 का ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 78 नंबर क्या है, शुष्क बुझे हुए चूने दीवारों की सफेदी के लिए उपयुक्त। शुष्क बुझे हुए चूने का उपयोग कहाँ किया जाता है, दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है इनमें से कौन, यानी इनमें से कौन इसका रासायनिक सूत्र है। शुष्क बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन है। तो 78 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी 78 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्या है, जिप्सम का अनुसूत्र निम्न में से कौन है। कभी कभी परीक्षा में इस तरह डायरेक्ट पूछ देता है कि जिप्सम का सूत्र हमें बताया। जिप्सम का सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट N2 हाइड्रोजन CaSO4 इंटू 2H2 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 79 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है 80 नंबर में, निम्न में से कौन सी धातु Na या NaOH से अभिक्रिया कर H2 मुक्त करती है। पूछा गया निम्न में से कौन सी धातु Na या NaOH से अभिक्रिया कर H2 मुक्त करती है। तो 80 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जिंक। Zn यानी जिंक हो जाएगा। 80 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखते हैं 81 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, संगमरमर जो खड़िया भी कहा था, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो सबको जानते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। यानी 81 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखते हैं 82 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का अनुसूत्र निम्न में से कौन है। यहाँ पूछा है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 और डेका मतलब होता है 10, हाइड्रेट मतलब H2O। हम ढूंढेंगे किधर, Na2CO3 10H2 यहीं पे दिख रहा है। यानी 82 का बी सही हो जाएगा। तो देखते हैं 83 प्रश्न क्या, इनमें से कौन सा प्रबल क्षारक है। यानी इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन प्रबल क्षारक है। ठीक है, 83 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। यानी NaOH, KOH, CaOH का होल ये तीनों क्या है, प्रबल क्षारक है। 83 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं 84 प्रश्न क्या पूछा है, पीएच के किस मान पर धातु का क्षय प्रारंभ हो जाता है। पीएच के किस मान पर धातु का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो 84 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। 5.5 से कम जब पीएच के मान पर धातु का क्षय प्रारंभ हो जाता है। 84 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 50 में हम देखते हैं क्या कर रहा है, निम्न में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। निम्न में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। क्षारक का मान तो 7 से अधिक हमें बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 2 है, 7 है, 6 है, 7 से अधिक कौन, इसमें केवल 13 है। यही हो जाएगा। 85 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए हम केवल इसको देखते जा रहे हैं, रिवाइज करते जाइए, क्योंकि परीक्षा बहुत निकट है, तो इसको एक बार रिवाइज करना भी जरूरी था, इसलिए हम लोग देख रहे हैं। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा शेयर कीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लवण Na2CO3 के चलिए विलयन का पीएच मान है। लवण Na2CO3 इसका हमको पीएच मान बताना है कितना है। तो 86 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 86 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 7 से अधिक होना चाहिए, यानी 86 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
देखते 87 में क्या पूछ रहा है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, यानी किस रासायनिक यौगिक को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो किसको करते हैं, जिप्सम को। जब जिप्सम को हम लोग गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। तो 87 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखते हैं 88वां प्रश्न। 88वां प्रश्न में क्या पूछा गया है, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो वो बिलियन का pH मान होता है। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो बिलियन का pH मान कितना होता है आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 से कम होता है, यानी 88 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखते हैं 89वां प्रश्न, जब लिटमस बिलियन न अम्लीय हो न ही क्षारीय हो तो इस बिलियन का रंग कैसा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल या हरा के बैगनी के पीला। तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी, 89 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो देखते हैं 90वां पे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन अम्ल है, यानी इसमें से बताना है हमको कौन अम्ल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, HCN। 90 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पूछा गया 91 नंबर में, नींबू के खट्टे स्वाद को खाते लिखे खट्टे लगा, नींबू के खट्टे स्वाद को खत्म करने के लिए कौन उपयुक्त है। नींबू के खट्टे स्वाद को खत्म करने के लिए कौन उपयुक्त है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा, यानी 91 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो 92 में क्या करें, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। पूछा गया कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो 92 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। यानी जल्दी देखते हैं 93 प्रश्न क्या पूछा गया है, अमोनियम सोडा विधि से निम्नलिखित में किसका निर्माण होता है। अमोनिया सोडा विधि से निम्नलिखित में किसका निर्माण होता है आपको बताना है। तो 93 में क्या हो जाएगा, चलिए बताते हैं, खाने का सोडा। इस विधि से खाने का सोडा का निर्माण होता है, यानी 93 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं 94 में क्या, निम्न में सोडा एसा का रासायनिक सूत्र क्या है। पूछा गया निम्न में है सोडा एसा का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, Na CO3। ठीक है, यहाँ पर 2 छूट गया, सॉरी क्या हो जाना चाहिए, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐसा भी कहा जाता है, तो Na2 होना चाहिए, यहाँ पर छूट गया, सॉरी माफ कीजिएगा। तो इन 94 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 95 क्या, भोजन के पाचन के लिए हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बनता है। भोजन के पाचन के लिए हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बनता है। तो इसमें क्या, इसका आंसर हो जाएगा आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, यानी 95 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 96वां प्रश्न में क्या पूछा गया है, कुल धातुओं की संख्या क्या है। पूछा गया है, सिंपल प्रश्न है, कुल धातुओं की संख्या क्या है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में धातुओं की कितनी संख्या है, 91 है, 91, यानी 96 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा उपधातु, यानी ये चारों ऑप्शन में, तीनों ऑप्शन में कौन उपधातु है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक के सभी। क्या हो जाएगा, तीनों, ये तीनों जो है क्या है, उपधातु है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी। 97 का ऑप्शन नंबर डी सही है। तो देखते हैं 98 नंबर का, उपधातुओं की संख्या क्या है। पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने उपधातु है, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, 7 उपधातु है, यानी 7 सही हो जाएगा। 98 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न में क्या है, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम होगा कि सोडियम के पोटेशियम। तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा, सभी हो जाएगा, लिथियम को भी, सोडियम को, पोटेशियम, इन तीनों को चाकू से काटा जा सकता है। तो आपको पूछ सकता है, यानी कोई भी इसमें से ऑप्शन दे सकता है, आप इसको लगा सकते हैं, यानी 99 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखते हैं 100 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहता है। क्या कहते हैं, जब सीसा और टीन के मिश्र धातु बनाया जाता है, मिश्र धातु को जब बनाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गन मेटल, यानी 100 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखते हैं क्या कर रहा है 101 में, पीतल क्या है। पीतल पूछा गया, सिंपल सा प्रश्न है, पीतल क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, मिश्र धातु है। पीतल जो है क्या है, मिश्र धातु। 101 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, क्या पूछा, किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा है। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, हम तो जानते ही होंगे, तो यानी 102 का ए नंबर हो जाएगा। लगता है उसके बाद पूछा है, किस अधातु को जल में डुबोकर रखते हैं। ये एक अच्छा प्रश्न है, पूछा गया किस अधातु को जल में डुबाकर रखा जाता है। 103 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस जो एक अधातु है, इसको जल में डुबोकर रखा जाता है, यानी 103 का सी सही हो जाएगा। 104 पूछा क्या है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। सिंपल सा प्रश्न पूछा गया, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। इसका आंसर आप जानते हो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। 104 का ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सा धातु अपने लवणों से लोहा द्वारा विस्थापित ही हो जाता है। निम्न में से कौन सा धातु अपने ही लवणों से लोहा द्वारा विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो 105 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, कॉपर, यानी 105 का डी हो जाएगा। देखते हैं 106 नंबर में क्या कह रहा है, समान तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु और अधातु है, यानी समान तापक्रम पर द्रव अवस्था में वो कौन सी धातु है और कौन अधातु है। धातु अधातु दोनों आपको बताने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 106 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या, ब्रोमीन और एस यानी पारा, ब्रोमीन और पारा, यानी 106 पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत के सुचालक युग्म को चुने, यानी विद्युत के सुचालक इनमें से कौन युग्म है आपको बताना है। 107 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, लोहा और ग्रेफाइट, ये हो जाएगा, 107 का बी हो जाएगा। 108 में क्या कर रहा है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। क्या, ग्रीस लगा करके, पेंट लगा के, जस्ते की परत चढ़ा करके, सभी। तो 108 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए, इसका हो जाएगा डी, सभी। ये सभी नियम अपनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से हम लोग जानते होंगे, ये अच्छा क्वेश्चन, इसको देख लीजिए, आ सकता है। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर, पूरे 2 किलोमीटर तार बनाए जा सकते हैं। इसका 109 का 2 डी हो जाएगा।
तो देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा, अब पूछा गया है 100 ग्राम सिल्वर धातु से, वो पूछा गया था 1 ग्राम सोना से, ये पूछ रहा है 100 ग्राम सिल्वर धातु से, यानी 100 ग्राम सिल्वर धातु से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 100 ग्राम सिल्वर धातु से कितना लंबा तार बना सकता है, इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर। 110 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है। पूछा गया निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, सोना। सोना जो है सबसे अधिक तन्य है। देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करके आपको वीडियो बना रहे हैं, इतने शिद्दत से लगे हुए हैं, तो आप भी इससे शिद्दत से देखिए, एंड तक देखिए, वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपका एक भी प्लस बहुत महत्वपूर्ण, एक भी प्लस छूट सकता है आपका, तो 1 नंबर छूट सकता है। तो आप इसमें एंड तक बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। जब हम आपके लिए इतना कर सकते हैं तो आप हमारे लिए क्यों नहीं कर सकते, आप हमारे लिए अपने लिए भी इतना कर ही सकते हैं। तो इसको आप एंड तक देखते चलिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी धातु की आघात वर्धनीयता सबसे अधिक है। पूछा गया निम्न में से कौन सी धातु की आघात वर्धनीयता सबसे अधिक है। 112 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, चांदी का। ठीक है, 112 का ए हो जाएगा। जैसे पूछ रहा है 113 में, एकमात्र धातु जो द्रव के रूप में पाई जाती है, एकमात्र वो कौन सी धातु जो द्रव के रूप में पाई जाती है। इसका सिंपल प्रश्न क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, यानी 113 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखते हैं क्या कर रहा है 114 में, हीरा निम्न में से किसका अपर रूप है। पूछा गया है हीरा निम्न में से किसका अपर रूप है, तो इसका भी आंसर आप लोग जानते हैं क्या हो जाना चाहिए, कार्बन। चलिए देखते हैं 115 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से किस समूह की धातु ठंडे जल से क्रिया कर H2 गैस मुक्त करती है। तो 115 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किस समूह की, सोडियम पोटेशियम, यानी फर्स्ट ग्रुप के, यानी 115 का ऑप्शन में ए सही हो जाएगा। देखते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सोना और प्लेटिनम निम्न में से किसमें घुल जाते हैं। सोना और प्लेटिनम निम्न में से किसमें घुल जाते हैं, किसमें घुल जाते हैं, अम्लराज में घुल जाते हैं। 116 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है। इनमें से पूछा गया निम्न में से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु बताना है आपको। ठीक है, 117 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लोहा जो सबसे कम क्रियाशील धातु है, 117 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखते क्या पूछ रहा है, जंगरोधी स्टील क्या है। एक सिंपल प्रश्न है, जंगरोधी स्टील क्या है। तो 118 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मिश्र धातु, जंगरोधी स्टील क्या है, एक मिश्र धातु है। चलिए क्या पूछा, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। पूछा गया निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। 119 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है, 119 का बी हो जाएगा। 120 में पूछा है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल से साथ अभिक्रिया करेगी। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल से अभिक्रिया करेगी। तो 120 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है। ये प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है। तो 121 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सोडियम जो सबसे क्रियाशील धातु है, यानी 21 का बी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर रहा है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। पूछा गया है सिंपल सा प्रश्न, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। 122 का ऑप्शन में क्या हो जाना चाहिए, एजी, सिल्वर जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर किस उत्कृष्ट गैस की संरचना प्राप्त करता है। तो भी अच्छा प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम गैस की संरचना प्राप्त करता है। 123 का ए हो जाएगा। 124 में क्या पूछा, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला तत्व कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं उसे क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मक कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसे विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। पर यहाँ पूछा गया है त्यागने वाला क्या कहलाता है, विद्युत धनात्मक बन जाते हैं, यानी 124 का बी हो जाएगा। उसके बाद पूछा 125 में, धातुओं के पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता को क्या कहते हैं। धातुओं के पतले तार को तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता को बताना क्या कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आघात वर्धनीयता, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देख रहा है 126 में, सोडियम और क्लोरीन के बीच कैसा बंधन बनता है। 126 में हो जाएगा, 126 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयनिक बंधन बनता है। 126 का ए हो जाएगा। चलिए 127 में क्या करें, N2 अणु के निर्माण में N परमाणु के कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। N2 अणु के निर्माण में N परमाणु के कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 127 का सी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति रखता है। तो सोडियम जो है खुद खोता है, कैल्शियम भी खोता है, जिंक भी खोता है, पर क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन पे एक माइनस होता है, ये ग्रहण करता है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, 127 का डी हो जाएगा। चलिए पूछा उसके बाद, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, यह कौन सा बंधन बनाएगा। पूछा गया है सिंपल सा प्रश्न, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, यह कौन सा बंधन बनाएगा। तो 129 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यह सहसंयोजक बंधन बनाएगा और आयनिक बंधन बनाएगा, यानी कॉम ख दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन है। पूछा गया सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन है, तो यह भी बताएगा। इसी प्रश्न आया था क्या हो जाएगा, सोडियम। सोडियम में सबसे ऊपर आता है। 131 में क्या करा है, निम्नलिखित में कौन हल्की धातु है। पूछा गया निम्नलिखित में कौन हल्की धातु है, इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पोटेशियम। देखते हैं हल्की धातु का 132 में, हल्की धातु का क्या होता है, परमाणु भार कम होता है, घनत्व कम होता है, आकार छोटा होता है, आकार बड़ा होता है। 132 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हल्की धातु का घनत्व कम होता है, तो इसका बी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में कौन चमकीली धातु है।
निम्नलिखित में कौन चमकीली धातु है, पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन जो है एक चमकीली धातु है। 133 का आपका बी हो जाएगा। तो उसके बाद पूछा है धातुओं की क्रियाशीलता का कौन सा क्रम सही है। इसी तरह का प्रश्न कभी कभी पूछ देता है, धातुओं की क्रियाशीलता का कौन सा क्रम सही, यानी क्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार, यानी क्रियाशीलता के अनुसार इसमें बताना है कौन सा सही है। तो सबसे क्या हो जाएगा, सबसे सोडियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम, तो जिंक, तो कॉपर होता है, यही इसका आंसर हो जाना चाहिए। इसका 124 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो पूछा 135 से पूछा है निम्नलिखित में कौन सा धातु ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। 135 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन धातु तप्त अवस्था में भाप को विच्छेदित कर H2 गैस मुक्त करती है। तो 136 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम भी होगा, जिंक भी होगा, फेरस भी होगा, इसका डी हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन धातु तनु HNO3 से क्रिया कर H2 गैस मुक्त करती है। ठीक है, तो 137 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मैग्नीशियम, बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, SO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। SO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक नहीं बल्कि सल्फ्यूरस, रस कुछ नहीं, सल्फ्यूरस अम्ल। 138 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 139 नंबर, उत्कृष्ट गैस परमाणु के रूप में ही पाए जाते हैं, ये अणु क्यों नहीं बनते, आपको बताना है। यानी ये जो है परमाणु के केवल रूप में आते हैं, ये अणु क्यों नहीं बनते हैं। तो 139 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या, इनका अष्टक हमेशा पूरा होता है, जो उत्कृष्ट गैस होते हैं इनका अष्टक जो है हमेशा पूरा होता है, इसलिए ये अणु नहीं बन पाते हैं। यानी 139 का ए सही हो जाएगा। 140 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन, बताना है आपको, विद्युत ऋणात्मक तत्व आपको बताना है। तो फ्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन पे एक माइनस होता है, बाकी ये सब तो होता ही है, पर फ्लोरीन क्या होता है, ये विद्युत ऋणात्मक होता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति रखता है। 140 का ऑप्शन में ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या धातु होते हैं, पूछा गया है धातु होते हैं, धातु अधिकतर क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक ही होते हैं, क्योंकि धातु जो होते हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर प्लस साइन बनाते हैं। तो यानी 141 का बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 142, निम्नलिखित में कौन मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। पूछा गया निम्नलिखित में कौन मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। 142 का डी हो जाएगा। 143 से पूछा गया है निम्नलिखित में सबसे विद्युत धनात्मक तत्व कौन है। विद्युत धनात्मक तत्व आपको बताने के इसमें से कौन है। 143 का आपका क्या हो जाएगा, 143 का आपका ऑप्शन में ए हो जाएगा, सोडियम जो सबसे विद्युत धनात्मक तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमाटाइट किस धातु का है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, हेमाटाइट किस धातु का है, लोहा का है। 144 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया गैलेना किस धातु का अयस्क, अयस्क के बारे में पूछा सब रहा है, गैलेना किस धातु का अयस्क के बाद कुछ सिंपल सा बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेड, लेड का अयस्क गैलेना है। 145 का ये हो जाएगा। उसके बाद पूछा है समुद्र जल में पाए जाने वाला एक प्रमुख लवण का नाम बताया, यानी समुद्र जल में जो पाए एक लवण पाए तो उसका नाम क्या है, उसका है NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl। 146 का ये हो जाएगा। उसके बाद पूछा उस अधातु का नाम बताया जो वायु के संपर्क में आकर जल उठती है। पूछा गया उस अधातु का नाम बताया जो वायु के संपर्क में आकर जल उठती है। तो 147 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फास्फोरस, यानी 147 का बी। 148, वह कौन सा अधातु होता है जो विद्युत का सुचालक होता है। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा सोना। 148 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, पूछा गया वह कौन सा अधातु होता है जो विद्युत का सुचालक होता है। अधातु पूछा गया, अधातु में क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। सॉरी क्या हो जाएगा, इसका आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। 148 का बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, आयनिक बंधन में आयनों के बीच कौन सा बंधन होता है। आयनिक बंधन में आयनों के बीच कौन सा बंधन होता है, आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा स्थिर वैद्युतीय, क्या स्थिर वैद्युतीय। 149 का ए हो जाएगा। देखते हैं उसके बाद नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, आपको बताने हैं। 150 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 3 होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन के साझे से परमाणु के बीच कौन सा बंधन बनता है, आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सहसंयोजक। 151 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखते हैं 152 में केवल एक अधातु, क्या अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका नाम क्या है, आपको बताना है। तो वह कौन सी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 152 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है, वह धातु जो समान ताप पर द्रव होती है वह है, वह कौन सी धातु जो समान ताप पर द्रव होती है, इसका क्या हो जाएगा, पार। 153 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 154 में क्या कर रहा है, वह कौन सी धातु है जो हथेली के गर्भ से ही पिघल जाती है। क्या, वह कौन सी धातु है जो हथेली के गर्भ से ही केवल पिघल जाती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैलियम और सीजियम। 154 के ई। चलिए 155 क्या कर रहा है, 2 धातुओं के नाम बताए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो आप लोग जानते हैं क्या, सोना और चांदी होता है। 155 का बी हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तांबे की वस्तु पर हरे रंग की परत चटाई है, यह हरा पदार्थ क्या कहलाता है। जो तांबे की वस्तु होती है उस पर हरे रंग की परत चटाई है, वही जो हरा रंग होता है वह क्या कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, कपर कार्बोनेट कहते हैं, कपर कार्बोनेट। यानी 156 का बी हो जाएगा, 156 का बी हो जाएगा। तो देखते हैं 157 नंबर क्या कह रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातुएं कैसे ऑक्साइड बनाती है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातुएं कैसे ऑक्साइड बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड। 157 का ये हो जाएगा। उसका पूछा है रेल के पटरियों को जोड़ने
का जोड़ना किस रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है? रेल के पटरियों को जोड़ने में किस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्मिट अभिक्रिया। ये एक अच्छा प्रश्न देख लीजिएगा, क्या? थर्मिट अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? सोल्डर किन धातु का मिश्र धातु है? सोल्डर जो होता है किन धातु का मिश्र धातु होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, लोहा और टीन का। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? डाउन की विधि से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? डाउन की विधि से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम का, यानी 160 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है? बॉक्साइट से शुद्ध एल्यूमिना किस विधि से प्राप्त किया जाता है? चलिए इसका बताना है आपको आंसर। बॉक्साइट से शुद्ध एल्यूमिना किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो 161 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बेयर विधि से। बेयर विधि से 61 क्या ए हो जाएगा। चलिए 62 क्या है? प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यानी प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक बना था? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछेगा। क्या हो जाएगा? यूरिया। यूरिया को पहले अपनाया गया था। 162 का बी हो जाएगा। जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादन और खंडन करने वाले क्रमशः कौन है? तो जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बर्जिलियस, और उसका ही शिष्य कौन? वॉलर किया था। यानी 163 का ये हो जाएगा। 164 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्राय नहीं होता? क्या नहीं होता है? जल में विलीयता कार्बनिक यौगिक में नहीं पाया जाता है। यानी 164 का ये हो जाएगा। 165 में क्या पूछा गया है? 165 में पूछा गया है कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के बीच कैसा बंधन बनता है? पूछा गया कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के बीच कैसा बंधन बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहसंयोजक बंधक। सहसंयोजक बंधक, यानी 165 का ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन सा समूह विद्यमान होता है? ये प्लस बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पूछता है। क्या पूछा है? अम्ल। जैसे देखिए इसको प्रश्न पहचाने, जैसे ही आपको अम्ल दिखे, कोई भी आपको दिया हो नाम, उसके अंत में आपको अम्ल मिल जाए तो क्या करिए आप? COOH वाला ढूंढिए। क्या? COOH वाला, यानी यही पे दिया हुआ है बॉन्ड COOH, यानी 166 का ए हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? अल्कोहल में कौन सा समूह विद्यमान होता है? देखिए जब अल्कोहल की बात आ जाए, जब अम्ल की बात आए तो COOH, जब अल्कोहल की बात आ जाए तो आप OH वाला ढूंढिए। देखिए केवल OH की आप है यहाँ पे, तो 168 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एल्डिहाइड में कौन सा समूह होता है? तो एल्डिहाइड में आपको जब से पूछते क्या? CHO ढूंढिए। कोई भी इधर नाम दिया हो और उसका एंड में एल्डिहाइड, उसमें एल्डिहाइड आ रहा हो तो कौन सा होना चाहिए? CHO होना चाहिए, उसके अंतिम में CHO होना चाहिए, यानी 168 का सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बताया? एथेनॉल और डाई एथिल ईथर किस प्रक्रिया का समावयवी? आपको समावयवी तो समावयवी का ये कौन सा प्रकार है? एथेनॉल और डाई इथाइल ईथर, यानी 169 का ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्रियाशील समावयवी। ये दोनों जो है क्रियाशील समावयवी है, 169 का ये हो जाएगा। चलिए पूछा है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन किस प्रकार के समावयवी? ये भी बताना है आपको किस प्रकार के समावयवी है। तो 170 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, स्थान समावयवी। स्थान समावयवी 170 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है? तो विद्युत का सुचालक इनमें से कौन होता है? आप लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। सिंपल सा प्रश्न, ग्रेफाइट हो जाएगा, 171 का डी हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया? एल्यूमिनियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया कर क्या निर्मित करता है? क्या? एल्यूमिनियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया कर क्या निर्मित करता है? तो 172 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेथेन निर्मित करता है। तो देखते हैं 173 में कैल्शियम कार्बाइड और जल की अभिक्रिया से कौन सी गैस प्राप्त होती है? क्या? कैल्शियम कार्बाइड और जल की अभिक्रिया से कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो 173 का आपका ऑप्शन बता दें, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एथाइल। क्या? एथाइल। देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या करा है? निम्नलिखित में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है? इनमें से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है आपको बताना है। 174 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 174 का ऑप्शन में डी हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, याद कर लीजिए, एथेनॉल जो है जो कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है, 174 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? C5H12 अणु के कितने समावयवी होंगे? C5H12 अणु के कितने समावयवी होंगे? ठीक है, 175 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 होंगे। तो देखते हैं क्षेत्र में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? कौन सी योगशील अभिक्रिया इनमें से कौन प्रदर्शित करता है? तो 176 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्या? एथीन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? सूर्य के विस्तृत प्रकाश में मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? पूछा गया सूर्य के विस्तृत प्रकाश में मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, आपको बताना है। 177 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी बनाता है। CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, CH2 Cl2 CH3, इनमें से सभी, ये सभी हो जाएगा। चलिए पूछा है निम्नलिखित में कौन प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है? इनमें से कौन प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है? 178 का आपका क्या हो जाएगा? 178 का आपका सी हो जाएगा, क्या? एथीन। सब देखते जाइए अच्छे से, इसको नोट डाउन भी करते जाइए, नोट करना चाहते हैं इसको नोट भी करते जाइए और एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव नहीं है? पूछा गया निम्नलिखित में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव नहीं है? 179 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एथीन जो होता है कमरे के तापक्रम पर द्रव नहीं होता है, यानी 179 का सी हो जाएगा। 180 में पूछा गया है लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है? लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है? 180 के आपका ऑप्शन में चलिए बताते क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, प्रकाशिक। क्या? प्रकाशिक हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्या पूछा है, बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? जो बिल्डिंग में जो गैस निकलता है, यानी गैस निकलता है, गैस कौन सा गैस होता है? 181 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उसमें एथाइन गैस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन एथेनोइक अम्ल का तनु घोल है? क्या एथेनोइक अम्ल का तनु घोल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 182 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या सिरका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में कौन जल में विलेय है, यानी इनमें से कौन जल में विलेय घुल जाता है? ठीक है, तो इसमें से 183 क्या हो जाएगा, 183 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एथाइन जो है जल में विलेय होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चीनी के किण्वन से क्या बनता है? पूछा गया सिंपल सा प्रश्न, चीनी के किण्वन से क्या बनता है? तो 184 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एथेनॉल। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन Na2SCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन से अभिक्रिया कर CO2 गैस मुक्त करता है? ठीक है, सॉरी जहां तक हमको लगता है यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, NaHCO3 होना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट के NaHCO3 होता है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन NaHCO3 के विलयन से अभिक्रिया कर CO2 गैस मुक्त करता है? तो 185 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या एथेनोइक अम्ल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन कार्बन का अपर रूप है? ये इन सभी ऑप्शन में बताना है आपको, कार्बन का अपर रूप कौन है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, इनमें सभी क्या हो जाएगा, इनमें सभी ये तीनों जो क्या है कार्बन के अपर रूप है, यानी 186 का डी सही हो जाएगा। 187 में क्या पूछा है, कार्बन परमाणु की परस्पर जुड़ कर कार्बन परमाणुओं को परस्पर जुड़कर बड़ी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? 187 का ऑप्शन में क्या हो जाना चाहिए, 187 का ऑप्शन हो जाएगा श्रृंखलन। क्या ये जो प्रक्रिया कहलाती है, प्रवृत्ति कहलाती है, क्या श्रृंखलन कहलाती है? 187 का ये हो जाएगा। देखते हैं 188, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण निम्नलिखित में किस पर निर्भर करते हैं? क्या पूछा है, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण निम्नलिखित में किस में निर्भर करते हैं? 188 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन, कॉम, ख दोनों यानी क्रियाशील समूह पर, बंधनों की प्रवृत्ति, इन दोनों पर क्या होता है, निर्भर करता है। 188 का सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, संतृप्त यौगिक में क्या पूछा गया, संतृप्त यौगिक इनमें क्या द्विबंधन होते हैं, त्रिबंधन होते हैं, एकल बंधन होते हैं, इनमें सभी क्या, इसका आंसर हो जाएगा एकल बंधन होते हैं। 189 का सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एल्कीन, एल्कीन के समान सूत्र होता है। देखिए ये सब अच्छा प्रश्न आने लगा, क्या कर रहा है, एल्कीन के समान सूत्र होता है। वैसे सभी प्रश्न अच्छे हैं पर ये उनसे भी थोड़ा टॉप है। क्या कर रहा है, एल्कीन का समान सूत्र है। एल्कीन का आप लोग जानते हैं क्या होता है, कीन पूछ रहा है, इन EN ER अंतिम में थे, जब EN E आता है क्या होता है, केवल छोड़ दो वाला, यानी CnH2n वाला होगा। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्कीन यानी इन आ रहा है तो क्या होगा, CnH2n केवल हो जाएगा, यानी 190 का सी हो जाएगा। एल्केन समूह का सामान्य सूत्र है केन, एन आ गया, ANE आ गया, इसमें क्या होगा, 2 जोड़ा जाएगा तो CnH2n+2 होगा, यानी 191 का बी हो जाएगा। उसका पूछा है एल्काइन, देखिए YnE आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 घटेगा, जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, ये घटे वाला है तो घटने वाला में क्या होगा, 2 घटेगा। देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, CnH2n-2, तो यही हो जाएगा आंसर 192 का सी। 193 पूछ रहा है एल्किल समूह का समान सूत्र है। तो एल्किल समूह में क्या होता है, इसमें एक जोड़ना पड़ता है। तो देखिए कहाँ पे एक जुटा हुआ है, यहाँ पे जुटा हुआ है, CnH2n+1 जुटा हुआ है, यहाँ पे एक जोड़ना चाहिए, यानी इसका हो जाएगा 193 का डी। 194 में क्या पूछ रहा है, समजातीय श्रेणी के सदस्यों के अनुसूत्र क्या ऐसे होते हैं, समान होते हैं कि भिन्न भिन्न होते हैं, कि समान या भिन्न भिन्न हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न होते हैं, 194 का बी हो जाएगा। 195 क्या कर रहा है, फ्लोरीन C60 कार्बन का अपर रूप है, इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी आकृति आपको बताने कैसी होती है, तो इसकी आकृति है फुटबॉल जैसी होती है, यानी 195 का ये हो जाएगा। 195 प्लस अभी तक हमने कर लिया है, लगभग इसमें 280 प्लस प्रश्न आने वाले हैं, तो इसमें लगे समझिए अभी 100 प्लस अभी भी है, तो आप घबराइए मत, थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंट रखिए और हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक खत्म करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, अभी तक ज्ञात कार्बन की यौगिकों की संख्या लगभग कितनी है, अभी तक ज्ञात कार्बन के यौगिकों की संख्या लगभग कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मिलियन। अभी तक 3 मिलियन तक ज्ञात हो चुका है कार्बन के यौगिक, यानी 196 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है, कार्बन यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाला तत्व कहलाता है क्या, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाला तत्व क्या कहलाता है पूछेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा विषम परमाणु कहलाता है, 197 का ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, पूछा गया वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, तो 198 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, निकेल का। निम्नलिखित में कौन NH से अभिक्रिया नहीं करता है, सोडियम से अभिक्रिया इनमें से कौन नहीं करता है, 199 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एथीन जो है सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ग्लाइसियल एसिटिक अम्ल पाया जाता है क्या, ग्लाइसियल एसिटिक अम्ल पाया जाता है, 200 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, तो दोस्तों का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ए, शुद्ध एसिटिक अम्ल में ग्लाइसियल एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाता है, सॉरी ग्लाइसियल एसिटिक अम्ल पाया जाता है, किस में पाया जाता है, शुद्ध एसिटिक अम्ल में पाया जाता है, नहीं दोस्तों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, क्या निम्नलिखित में कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है पूछा गया है, 201 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी, एथेनॉल को पीने के लिए भी उपयुक्त किया जाता है, यानी 201 का बी हो जाएगा।
चलिए पूछा गया साबुन का घोल बादल जैसा क्यों दिखता है, बताना है आपको। साबुन का घोल बादल जैसा क्यों दिखता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साबुन का मिश्रण प्रकाश का परिकीर्णन करते हैं, इसलिए साबुन के घोल बादल जैसे दिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साबुन का मिश्रण प्रकाश के परिकीर्णन करते हैं, 202 का ए हो जाएगा। तो पूछा गया है एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। सबसे पहले तो हम लोग खोजेंगे, क्योंकि यहाँ पे अम्ल दिख गया तो हम लोग अम्ल में क्या खोजेंगे, COOH। देखिए यहाँ पे COOH 3 में दिया है, तो अभी यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लगेगा। उसके बाद क्या है एथेनोइक, एथेनोइक यानी डबल कार्बन होना चाहिए। तो देखिए इसमें कितना, इसमें एक कार्बन है, इसमें देखिए इसमें 6 1 7 कार्बन, इसमें कितने 2 कार्बन, तो यही वाला कार्बन 2 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस मिलती है, डालने पर, सॉरी यहाँ पर डालने होगा, डालने लिखा गया है। सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 204 का ऑप्शन में हो जाएगा ए, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 205 कार्बनिक यौगिकों के गुण को निर्धारित करने वाले परमाणु या परमाणु समूह को क्या कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के गुण को निर्धारित करने वाले परमाणु या परमाणु के समूह को क्या कहा जाता है, तो 205 के ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या क्रियाशील मूलक कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन कार्बनिक यौगिकों की अपक्रिया है, नहीं है। निम्नलिखित में कौन कार्बनिक यौगिक की अपक्रिया नहीं है, आपको बताना है। 206 के ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बताते हैं डी हो जाएगा, और 6पन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है, सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है, किसके, एसिटिक अम्ल के कारण होता है। 207 के ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है 208 में, लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल से सोडियम लवण को क्या कहते हैं, लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल से सोडियम लवण को क्या कहते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा अपमार्जक, 208 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पूछ रहा है मेथेन, एथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य, आपको बताना है। मेथेन, एथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य, इसका आंसर हो जाएगा समजातीय श्रेणी, यानी 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 10 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन कार्बनिक यौगिक सोडियम से अभिक्रिया, सॉरी यहाँ पर सोशियम लिखा गया है, टाइपिंग में थोड़ा गलती होता रहता है, आप लोग जानते हैं। सोशियम लिखा है, क्या होगा सोडियम, हम पढ़ते हैं निम्नलिखित में कौन कार्बनिक यौगिक सोडियम से अभिक्रिया करता है, इनमें से कौन जो है जो सोडियम से अभिक्रिया करता है। तो 210 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एथेनॉल, यानी 110 का ए। क्या कर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बेंजीन क्या निर्मित करता है, तो 211 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, यानी 211 का सी हो जाएगा। 212 क्या कर रहा है, CH3 COOC2S5 का आईयूपी सिनेम क्या, यानी इसका आईयूपी सिनेम आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एथिल एथेनोएट, 212 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखते हैं 213 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किसके अणु हाइड्रोजन बंधन से जुड़े रहते हैं, निम्नलिखित में किसके अणु हाइड्रोजन बंधन से जुड़े होते हैं, तो 213 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एल्कोहल। देखते हैं नेक्स्ट में क्या कर रहा है, टिंचर आयोडीन, आयोडीन को किस द्रव में घोलने से बनता है, टिंचर आयोडीन जो है आयोडीन को किस द्रव में हम लोग घोलते हैं तो टिंचर आयोडीन बनता है। तो 214 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एथेनॉल में घोलते हैं तो बनता है। 215 में क्या पूछा है, भूप्रपाटी में उपस्थित कार्बन का प्रतिशत है, पूछा गया भूप्रपाटी में उपस्थित कार्बन का प्रतिशत क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0.02%। भूप्रपाटी में कार्बन की कितनी प्रतिशत है, 0.02%, 215 का ए सही हो जाएगा। अब पूछ रहा है 216 में वायुमंडल में उपस्थित कार्बन का प्रतिशत कितना है, वह भूप्रपाटी इस वायुमंडल में पूछ रहा है, तो वायुमंडल में कितना है 0.008%, 0.008%, 216 का सी हो जाएगा। पूछा है न्यूलैंड्स ने किस नियम का प्रतिपादन किया था, यानी न्यूलैंड्स द्वारा वो किस नियम का प्रतिपादन किया था, आप लोग जानते हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अष्टक का नियम का प्रतिपादन किया था, यानी 217 का बी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, वर्ग में जाना है ऊपर से नीचे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तत्व का धात्विक प्रवृत्ति घटता है, क्या तत्व का धात्विक प्रवृत्ति घटता है, 218 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखते हैं 219 का प्रश्न क्या रहा है, तिर्यक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, जो तिर्यक नियम था वो किसने दिया था, आप जानते हैं डोबरेनर ने दिया था, 219 का ये हो जाएगा। चलिए रिवाइज करते जाइए। पूछा है 220 में मेंडेलीव ने तत्वों को किस गुण के बढ़ते हुए क्रम में सजाया। देखिए ये सब प्रश्न अभी तक हमने पढ़ा, यदि आपको इस सब को प्रश्न में मजा आया होगा, अच्छा लग रहा है, तो समझिए आपकी पढ़ाई सफल हो रही है और आप आगे बढ़ सकते हैं और एक प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो अभी यहाँ तक बने हुए हैं, तो थोड़ा देर के लिए और भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो अब थोड़ी देर में समाप्त ही होने वाली है। तो देखिए तो 220 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणु भार, मेंडेलीव ने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था, ठीक है, यानी आपका नंबर ए हो जाएगा। और परमाणु संख्या किसने किया था, मोस्टली ने किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, परमाणु संख्या तत्व का मौलिक गुण है, यह कथन किसने कहा था। देखिए यहाँ पे प्रश्न आ गया, परमाणु संख्या तत्व का मौलिक गुण है, यह कथन किसने कहा था, यह किसने कहा था, मोस्टली ने कहा था, यही जो हमने पहले कहा है वही हो जाएगा, 221 का बी हो जाएगा। तो 222 पूछ रहा क्या, किसी तत्व का क्लोराइड उच्च द्रव्यमान वाला ठोस है, किसी तत्व का क्लोराइड उच्च द्रव्यमांक वाला ठोस है, तत्व किस वर्ग का हो सकता है, पूछा गया है। तो 222 के ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्रथम ग्रुप का, प्रथम वर्ग का।
चलिए पूछा 223 में सबसे अधिक भस्मीय ऑक्साइड निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, क्या पूछा है, सबसे अधिक भस्मीय ऑक्साइड निम्नलिखित में से कौन है। तो 223 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार और क्षारीय मृदा धातु क्रमशः आवर्त सारणी के किन वर्गों में होते हैं। प्रथम हम द्वितीय, प्रथम और दूसरे का 1 और 2 यहीं पे है, यानी 224 का ये हो जाएगा। 225 का है, गैलियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में, सिंपल से बताना है गैलियम का आवर्त सारणी में क्या स्थान है, किस वर्ग में पूछा गया है। तो 225 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तीसरे वर्ग में है। चलिए देखते हैं क्या अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या है, यानी अभी तक कितने तत्व जो है ज्ञात हो चुके हैं। इसका आंसर क्या है, 114, यानी 226 का ये हो जाएगा। 127 में क्या, निम्नलिखित में कौन डोब्रेनर के त्रिक को दर्शाते हैं, डोब्रेनर का जो नियम है उसमें इनमें से कौन दर्शाता है। 227 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्लेटिनम के उत्प्रेरक के रूप में पहचान सबसे पहले किसने किया था, कि या किसने बताया था कि प्लेटिनम क्या है, एक उत्प्रेरक है, इसकी पहचान किसने किया था सबसे पहले। तो इसके आंसर 228 से क्या हो जाएगा, डोब्रेनर ने किया था। डोब्रेनर ही था जो बताया था कि प्लेटिनम एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। 228 का ए हो जाएगा। 229 से पूछा है, परमाणुओं को अष्टक की तुलना संगीत के स्वरों से किसने की। परमाणुओं के अष्टक की तुलना संगीत के स्वरों में किसने की। इसके आंसर क्या हो जाएगा, न्यूलैंड से। 229 का बी हो जाएगा। पूछ रहा है, निम्नलिखित में किस तत्व के लिए मेंडेलीव ने अपने आवर्त सारणी के खाली स्थान छोड़ा था। क्या, निम्नलिखित में किस तत्व के लिए मेंडेलीव ने अपने आवर्त सारणी में खाली स्थान को छोड़ा था। तो 230 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, इनमें से सभी, यानी यही हो जाएगा, इनमें सभी, इन सभी के लिए खाली स्थान को छोड़ा था, यानी 130 का डी हो जाएगा। स्कैंडियम की खोज के पहले मेंडेलीव ने उसे क्या नाम दिया था। क्या, स्कैंडियम के खोज के पहले मेंडेलीव ने, यानी स्कैंडियम का जब खोज अभी नहीं हुआ था उससे पहले स्कैंडियम को किस नाम से जाना जाता था। तो 231 के बाद क्या हो जाएगा, 231 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एका बोरेन। क्या, एका बोरेन। 231 का ए हो जाएगा। चलिए पूछा गया, कौन सा तत्व क्षार और हैलोजन दोनों जैसा व्यवहार करता है। वो कौन सा तत्व जो क्षार और हैलोजन दोनों जैसा व्यवहार करने लगता है। तो 32 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। पूछा है, किस उत्कृष्ट गैस का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास औरों से भिन्न है। किस उत्कृष्ट गैसों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इनमें से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से भिन्न है। ठीक है, तो 233 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या, He का, हीलियम का। तो देखिए 234 में क्या करा है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने, 18 वर्ग और 7 आवर्त है, यानी 234 का ए हो जाएगा। उसका पूछा है, आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे और तीसरे आवर्त में क्रमशः तत्वों की संख्या कितनी है। दूसरे आवर्त में और तीसरे आवर्त में कितने कितने तत्व है आपको बताने हैं। तो 235 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या, 8 और 18। 236 से पूछ रहा है, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता किस प्रकार परिवर्तन होता है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर, बाएं से दाया जा रहा है, किसमें, आवर्त में, संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो क्या होता है, ये 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर घटते हुए 0 हो जाती है, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या, 236 का डी। चलिए पूछा है, आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या। देखिए अब क्या परमाणु त्रिज्या की बात चल रही है। क्या, आवर्त में आपको बात किया जा रहा है। क्या, आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, बढ़ते बताना क्या हो जाएगा। 237 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या होता है, घटती है। 238 में तीसरे आवर्त में कितने धातु पूछा गया है। तीसरे आवर्त में बताना है धातुओं की संख्या कितनी है। तो 238 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तीसरे आवर्त में 3 धातु है। उसके निम्नलिखित में कौन उप धातु नहीं, इनमें से कौन जो है जो उप धातु नहीं है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मथ हो जाएगा, यानी 239 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 240 से पूछा है, आवर्त सारणी के पहले 10 तत्वों में कितनी धातुएं है। आवर्त सारणी के पहले 10 तत्वों में कितनी धातु है, यानी पहले जो 10 तत्व है आवर्त सारणी में उनमें कितने धातु है। तो इसका 240 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए, 2 ही धातु है। उसका पूछा है, निम्नलिखित में सबसे अधिक धात्विक कौन है। इनमें से कौन जो है सबसे अधिक धात्विक गुण रखता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, चलिए बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक, बी हो जाएगा। 241 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 242 में क्या पूछ रहा है, जिन तत्वों पर कैथोड किरणों का प्रहार करने पर एक्स किरण निकलते उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 242 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या, एंटी कैथोड। 242 का ए हो जाएगा। 243 में आपको किसने कहा कि परमाणु संख्या न कि परमाणु भार तत्वों का मॉलिक्यूल है। किसने कहा कि परमाणु संख्या न कि परमाणु भार तत्वों का मौलिक गुण, यानी कहने का मतलब है किसने कहा कि परमाणु संख्या तत्वों का मौलिक गुण है, परमाणु भार नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसने कहा था ये बात। 243 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कि मोस्टली ने कहा था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षार धातुएं और मुद्रा धातुएं क्रमशः किसमें है। क्षार धातुएं प्रथम वर्ग में होती है और मुद्रा धातुएं कितने, द्वितीय वर्ग में होती है, यानी वर्ग 1 और 2 में है। 244 का ये हो जाएगा। ठीक है, उसका पूछ रहा है, आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों का स्थान है। पूछा गया आवर्त सारणी में संक्रमण तत्व किस वर्ग में है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 245 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्ग 3 से 12 तक, जो वर्ग 3 से 12 तक का वर्ग है उसमें संक्रमण तत्व का स्थान है।
यानी 245 का ये हो जाएगा। चलिए 46 में क्या करें, आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों में सामान्य तापमान पर ठोस, द्रव और गैस तीनों में है, तीनों है। यानी आवर्त सारणी के बाद कौन सा वर्ग है जिसमें समान ताप पर ठोस, द्रव और गैस तीनों मिलते हैं, तो कौन सा है? 246 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वर्ग 17। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी में किस वर्ग के सभी तत्व गैसीय है, यानी कौन सा वर्ग है जिसमें सभी तत्व क्या है? गैसीय है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 247 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ग 18, जिसे उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, सिंपल सा प्रश्न है। वर्ग 1 जो है उन तत्व को क्या कहता है? तो क्षार धातु कहा जाता है। 247 का ये हो जाएगा। सब पूछा गया वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं, यानी वर्ग 2 में जो जितने भी तत्व उन्हें क्या कहता है? मृदा क्षार धातु कहा जाता है। इसको आप देखते जाइए, अच्छे से याद करते जाइए। उसके बाद पूछा गया वर्ग 15 के तत्व कहलाते हैं। 250 में क्या पूछा गया? वर्ग 15 के तत्व को क्या कहता है? इसको क्या कहता है? पीनी कोजन कहा जाता है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही फेमस और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ग 15 के तत्व क्या कहलाते हैं? पीनी कोजन, यानी 250 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग 16 के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग 16 के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? 251 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चाल कोजन। क्या? चाल कोजन कहा जाता है। 251 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 252 में देखते हैं क्या हो जाएगा। 252 कह रहा है वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। आप क्या पूछ रहा है? वर्ग 17, जो 17 है उसको क्या कहते हैं? तो हैलोजन कहा जाता है, यानी आपका 252 का सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या पूछ रहा है? वर्ग 18 के तत्व कहलाते हैं। जो 18 के वर्ग में जितने भी तत्व है उन सबको क्या कहता है? ये तो अच्छा प्रश्न जानते हो, क्या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। 253 का सी बी हो जाएगा। देखिए वर्ग 1 के क्या कहते हैं? मृदा धातु। वर्ग 2 के मृदा क्षार धातु। वर्ग 15 को क्या कहते हैं? तो वर्ग 15 को हम लोग पीनी कोजन कहते हैं। वर्ग 16 को हम लोग क्या कहते हैं? चलिए परिभाषित करते हैं। वर्ग 16 को क्या कहते हैं? चाल कोजन कहते हैं। वर्ग 17 को क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। वर्ग 18 को क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस कहते हैं। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, सबसे प्रश्न आते रहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता, आपको बताना है आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटता है या बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? बी, बढ़ता है। अब पूछ रहे आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, वो था बाएं से दाएं पर, कर ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में बात हो रहा है, तो ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मक घटता है या बढ़ता है, तो क्या होता है? घटता है, यानी 255 का बी हो जाएगा। उसके बाद पूछा है आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभ को क्या कहता है। ये भी अच्छा प्रश्न बार बार पूछ लेता है। उदर्ग जो स्तंभ होता है उसको और भी क्या कहते हैं? उसको वर्ग कहा जाता है। तो 256 का बी हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है आवर्त सारणी में 36 कतारें क्या कहलाती है। जो 36 कतारें होते हैं, आवर्त होते हैं, उन्हें क्या कहता है? आवर्ती कहा जाता है, यानी आवर्त। 257 का ए हो जाएगा। उसके बाद गंगा में सर्वाधिक रोगजन्य जीवाणु किस शहर में पाए जाते हैं। क्या पूछा है? गंगा में सर्वाधिक रोगजन्य जीवाणु किस शहर में पाया जाता है, तो ये देख लीजिएगा, ऐसा प्रश्न है, कानपुर में होता है। ठीक है, नहीं 258 का ए हो जाएगा। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयुक्त 3 प्रकार के आर्य क्या है, यानी 3 प्रकार के जो आर्य इनमें से कौन है? रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, रिमूव, रिफॉर्म एंड रिजेक्ट, रिड्यूस, रिपोर्ट एंड रिवार्ड, रिसाइकल, रीयूज एंड रिजेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको देख लीजिएगा, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, यानी आपका 259 का ए हो जाएगा। उसके बाद पूछे अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। क्या अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, ये पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन्य जीवन प्रांत, वन्य जीवन प्रांत के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया। 260 का ऑप्शन में ये सही हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है। क्या निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है, तो 261 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कौन? टिम्बर उद्योग, कागज उद्योग, लाख उद्योग, उपयुक्त सभी, ये सभी उद्योग क्या है? वनों पर आधारित उद्योग है, यानी 261 का डी हो जाएगा। 262 में क्या पूछा गया? बांध क्यों बनाए थे। सिंपल सा प्रश्न है कि बांध क्यों बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत उत्पादन के लिए, कि सिंचाई के लिए, कम ख दोनों, कि कम ख दोनों, कम ख दोनों गलत है, कम ख दोनों सही है। तो इसके 262 का क्या हो जाएगा? 262 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या? क एवं ख दोनों सही है, यानी विद्युत उत्पादन के लिए भी, सिंचाई के लिए भी, इन दोनों के लिए भी किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्या करा है? इंदिरा गांधी नहर किस प्रदेश में स्थित है। क्या पूछेगा? इंदिरा गांधी नहर किस देश में स्थित है। 263 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? किस देश में, किस प्रदेश में, ठीक है, सॉरी किस प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 263 का डी हो जाएगा, राजस्थान में है। उसके बाद पूछा गया बांधों के निर्माण से पर्यावरण को क्या क्षति होती है। बांधों के निर्माण से पर्यावरण को क्या क्षति होती है, तो वनों का विनाश, जैव विविधता को क्षति, किसान और आदिवासियों का विस्थापन, उपयुक्त सभी। इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ये तीनों क्षति होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। जल संग्रहण का क्या तात्पर्य है। जल संग्रहण का क्या तात्पर्य है आपको बताना है। तो 265 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 265 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वर्षा जल का संग्रहण और जलस्तर में सुधार। 265 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें। 266 नंबर, चेक डैम क्या होते हैं। पूछा गया है चेक डैम क्या होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु में भरे जाने वाले प्राकृतिक जलमार्ग पर बनाए गए छोटे छोटे डैम। यानी चेक डैम क्या होता है? तो वर्षा ऋतु में भरे जाने वाले प्राकृतिक जलमार्ग पर बनाए गए छोटे छोटे डैम, यानी 266 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखते हैं 267 प्रश्न क्या कर रहा है। टिहरी बांध कहां और किस नदी पर
स्थित है। क्या? टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर स्थित बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में गंगा नदी पर टिहरी बांध है, यानी 267 का ए हो जाएगा। 68 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। पूछा गया निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा बायोगैस, यानी 268 का डी हो जाएगा। 269 पूछ रहा है पेट्रोलियम और कोयला के स्रोत क्रमशः कितने वर्षों में समाप्त हो जाते हैं। पेट्रोलियम और कोयला के स्रोत क्रमशः कितने वर्षों में समाप्त हो जाते हैं। 269 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा ए, 40 और 200 वर्षों में, यानी 40 वर्षों में कोयला समाप्त हो जाता है, पेट्रोलियम समाप्त होता है, और 200 वर्षों में कोयला हो जाता है, यानी 269 का ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कोयला में कार्बन के अतिरिक्त दो और तत्व कौन है। क्या पूछ रहा है, कोयला में कार्बन के अतिरिक्त दो तत्व और कौन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन और सल्फर, यानी 270 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 271 देख रहे क्या कर रहा है, कोयला और पेट्रोलियम के अत्यधिक प्रयोग के परिणाम क्या होंगे। कोयला और पेट्रोलियम की यदि अधिकतम प्रयोग किया जाए तो उसका परिणाम क्या निकल के आएगा। तो परिणाम क्या होगा, इनमें से सभी, वायु प्रदूषण, वैश्विक उष्मीकरण, अम्ल वर्षा, इनमें से सही हो जाएगा। 271 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूरो सेकंड मानक क्या है। पूछा गया यूरो 2 मानक क्या है। तो 272 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वाहनों के उत्सर्जन से संबंधित मानक। इसका अर्थ क्या होता है, वाहनों के उत्सर्जन से संबंधित मानक, यानी 272 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए की गई अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस के लिए क्या, क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, यानी 273 का ए हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गंगा कार्यान्वयन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। गंगा कार्यान्वयन योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 274 का आपका ए हो जाएगा। क्या, गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की योजना, तो यानी 274 की हो जाएगा। देखिए 275 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जल संग्रहण की योजना नहीं है। क्या, निम्नलिखित में कौन जल संग्रहण की योजना नहीं है। तो 275 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, चक्रण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। बताना है गैर परंपरागत स्रोत इनमें से कौन नहीं है। तो 276 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। देखते हैं नेक्स्ट में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जन से संबंध निम्नलिखित में कौन उत्सर्जन से संबंधित मानक नहीं है। उत्सर्जन से संबंधित मानक नहीं आपको बताना है। तो 277 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यूरो 4। देखते हैं नेक्स्ट में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण संतुलन बिगाड़ सकता है, यानी इनमें से कौन जो है पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ सकता है। तो 278 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वैश्विक उष्मीकरण। क्या, वैश्विक उष्मीकरण, 278 का सी हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक नहीं है। पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए इनमें से कौन आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर वन रोपण, जैव विविधता, जनसंख्या नियंत्रण, ताप विद्युत संयंत्र, यहाँ पर ऑप्शन में 4 दिया हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 279 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप विद्युत संयंत्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, आप लोग जानते हैं क्या होता है, मेथेन होता है। 280 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे काज, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, आपको बताना है। इनमें से कौन जो है प्राकृतिक संसाधन है। तो 281 का आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कोयला जो है प्राकृतिक संसाधन है। चलिए 282 क्या कर रहा है, घरों में पंखा या बत्ती व्यर्थ नहीं जलने देना, नल को खुला नहीं छोड़ना आदि किसके उदाहरण है। ये सभी किसके उदाहरण आपको बताना है। तो 282 का आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कम उपयोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फालतू कागज से लिफाफा बनाने की क्रिया क्या कहलाती है। फालतू कागज से, यानी जो कागज बेकार के है उनसे लिफाफा बनाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो 283 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पुनः उपयोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉलीफॉर्म काउंट का मान क्या दर्शाता है। कॉलीफॉर्म काउंट का मान क्या दर्शाता है आपको बताना है। 284 के ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जल में रोगजन्य जीवाणु की उपस्थिति, जल में रोगजन्य जीवाणु की उपस्थिति, यानी 84 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओजोन परत को पतला करने के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है। ओजोन परत को पतला करने के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है, एक अच्छा प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 285 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो 286 के ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। देखते हैं 87 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन है, यानी इनमें से कौन वो संसाधन है जो नवीकरणीय है। इनमें से नवीकरणीय संसाधन को आपको छांटना है। 287 के ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वायु जो है नवीकरणीय संसाधन है। देखते हैं 88 में प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। पूछा गया प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। तो 288 के ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए, मीथेन है।
चलिए देखते हैं उसके बाद क्या करें 89 में। प्रदूषण बढ़ने और संसाधन के क्षीण होने का कारण है, प्रदूषण बढ़ने और संसाधनों के क्षीण होने का कारण इनमें से कौन है, तो आपको बताना है। तो 289 के आपके ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, शहरीकरण, ये तीन, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। 289 का डी। देखता है 290 में क्या करा है, बिश्नोई पुरस्कार निम्नलिखित में किसके लिए दिया जाता है, बिश्नोई पुरस्कार निम्नलिखित में किसके लिए दिया जाता है पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन में से आपको बताना है जीव संरक्षण के, प्रदूषण नियंत्रण के, संशोधित विकास के, पर्यावरण प्रबंधन। तो 290 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, जो बिश्नोई पुरस्कार है वह जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। 290 का ये सही है। उसके बाद पूछा है निम्नलिखित में कौन सौर ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, क्या निम्नलिखित में कौन सौर ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, पूछा गया नहीं है, गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो 291 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका डी, कोयला। तो उसके बाद पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है, निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है, इसमें से आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, बोरवेल। 292 का बी हो जाएगा। देखते हैं 293 नंबर प्रश्न क्या करा है, ड्रिप सिंचाई का प्रयोग कौन क्षेत्रों में होते हैं, कौन क्षेत्रों में होते हैं, सॉरी कौन लिखा है, ड्रिप सिंचाई का प्रयोग कौन क्षेत्रों में होते हैं। इसका आंसर 293 का प्रश्न में क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सॉरी फिर पढ़ते क्वेश्चन क्या कर रहा है, ड्रिप सिंचाई का प्रयोग कौन क्षेत्रों में होते हैं, ड्रिप सिंचाई के प्रयोग कौन क्षेत्रों में होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, जहां जल की कमी होती है, क्या बी, जहां जल की कमी होती है। चलिए देखते हैं 94 नंबर प्रश्न क्या करा है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सोलर से, सोलर सेल का उपयोग किया जाता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। 294 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 295 में क्या कर रहा है, जल प्रबंधन की खादिन विधि किस राज्य में प्रचलित है, जल प्रबंधन की खादिन विधि किस राज्य में प्रचलित है आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश होगा कि बिहार के, पंजाब के, राजस्थान। चलिए इसके आंसर बताते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा राजस्थान। जल प्रबंधन जो खादिन विधि वो राजस्थान में प्रचलित है। 295 का आपका डी हो जाएगा। सो गाइस ये थे अभी तक के 295 प्रश्न जो केमिस्ट्री के जितने भी यानी 6 अध्याय उन सब से लिया गया था। ठीक है, ये सभी प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है जितने आप सोच भी नहीं सकते। ये सभी प्रश्न बहुत ही किताबों से लिया गया, चाहे वो गेस्ट प्रश्न हो गया, एनसीईआरटी के आधार पर हो गया या मॉडल पेपर के आधार पर हो गया, इन सब से निकाल के इस गेस्ट प्रश्न को एक एक करके चुन आपके लिए लाया गया था। तो यदि आपने इन सभी प्रश्नों को देखा है और अच्छे से याद किया है तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। यदि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे हौसला को बढ़ाइए। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।